हेलो गाइस। तो आज हम कवर करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक एक्चुअली बेस फॉर्म करता है इंडियन पॉलिटी का। तो लेट अस सी व्हाट साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर। ओके, सो इट इज सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। फॉर एग्जांपल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फीचर्स बोरो किए गए हैं, कनाडा के, जर्मनी के, फ्रांस के और ऐसे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो उनके बेस्ट फीचर्स थे वो ग्रैब किए गए हैं और वो सबको इंडियन सिचुएशन के हिसाब से डाल के दे हैव बीन मोल्डेड अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशंस एंड देन they have been put into the constitution. So Indian constitution is neither rigid nor flexible. तो उसमें टाइम के हिसाब से अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं एंड किए किए गए हैं. सो various amendments being 7th amendment, 42nd amendment, 44th amendment, 73rd, 74th, these are various kind of amendments that have been done according to the Lok Sabha elections, those who have been the part of legislature and they have shouldered the responsibility of carrying out amendments in the constitution. So there is this important case, Kesavanand Bharati case. On what is this, we'll discuss it in our next sections. So moving on, it is said that it is lengthiest written constitution. This is the thing that Indian constitution is lengthiest because it has been designed in such a way that there should be no loopholes. मतलब कोई loopholes नहीं बचने चाहिए और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे जो सिचुएशंस के हिसाब से हमें कैसे जो गवर्नेंस है वो कैसे कैरी आउट करना चाहिए, दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So that is why it is one of the lengthiest written constitution and this is one of the features of Indian constitution. Moving on, it is drawn from various resources. ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये डिराइव किया गया है. फॉर एग्जांपल जो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से. जो आगे पढ़ेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया पार्ट है. तो ऐसे हम देखेंगे कि अलग अलग जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट एक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए पार्ट है. सो देयर आर सो मेनी प्रोविजंस विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस नेशंस. और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया जब फॉर्म हो रहा था देन इंडिया वाज अ नोबल स्टेट, एक नया गणतंत्र बन रहा था इंडिया एंड दैट इज़ वाई ये एक सब कुछ नया नया था और इसीलिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो मेजर्स है वो लेके हम आगे चलना चाहते थे सो दैट वी डो नॉट फेस मेजर प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस ऑफ नेशन. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट इज़ वेरी बल्की एंड इट इज़ वन ऑफ द लेंथेस्ट रिटर्न जो हमने अभी तक देखा है. थर्ड इज इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अभी रिजिड मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे हम उसका शेप एंड साइज जिसका चेंज नहीं कर सकते एंड फ्लेक्सिबल मतलब जो जिसका हम शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर टू रिजिड एंड नॉट टू फ्लेक्सिबल. दिस मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उन्हें चेंज करना एकदम आसान भी नहीं है और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है. देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हम आधार पर using those we can change the constitution according to the needs of the present situation. मतलब whatever the need has been arisen which has been demanded by the public at large, तो उस हिसाब से we can amend our procedures. And there is article 368, this is very important article. and article 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिटरमाइन करता है कि अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है और किस कोई अमेंडमेंट जो लीगल है मतलब लॉफुल है या नहीं. मतलब जो कोई अमेंडमेंट अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर को, जो एक ढांचा है बेसिक, उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो दैट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड वी विल लुक इनटू इट कि ये कैसे होता है. बट
It is one of the feature कि it is blend of rigidity and flexibility. It is neither too rigid and nor too flexible. Moving on, there is federal system, and it is said that it is in unitary bias. जो there are various scholars who say that Indian system is quasi federal system. अभी फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो पावर्स है वो किसी एक या तो सेंटर या तो स्टेट, दोनों में से किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि दोनों में डिवाइडेड है. जो एक लिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7, उस लिस्ट में जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंटर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जो सेंटर सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एंड जो स्टेट के होते हैं अकॉर्डिंगली दैट हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट. और जो कॉन्करेंट होता है वो मैकेनिज्म आइदर सेंटर कैन लुक इनटू इट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट. बट अगर दोनों इस पे प्रोविजंस बनाते हैं, दोनों या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे प्रोविजन बनाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है दैट विल बी कंसिडर्ड सुप्रीम. सो दैट इज व्हाई, एंड देयर आर सेवरल अदर मेजर्स which make this federal system more inclined towards central government. तो इसीलिए मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम थिंग, तो उसकी तरफ जो ज़्यादा झुकाव है फेडरल सिस्टम का, एंड इसीलिए हम देखेंगे इसको आगे के लेक्चर्स में कैसे. बट इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है कि जो फेडरल सिस्टम है वो एक यूनिटरी बायस है, मतलब वो उसका एक ज़्यादा झुकाव एक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है, एंड यूनियन गवर्नमेंट इज more powerful, considered to be more powerful. Moving on, parliamentary form of government. Okay, so Indian constitution has envisaged a parliamentary form of government for India. तो अभी parliament form of government होता क्या है? There are prominently two forms of government. मुख्यतः दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. एक तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मेंशन्ड हियर, एंड अनदर वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो अगर आपने यूएसए के इलेक्शंस फॉलो किए होंगे कभी, तो आपको पता होगा कि यूएसए में जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वही उनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर आर टू हेड्स, वन इज डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अनदर इज डी जोर हेड ऑफ गवर्नमेंट. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पोस्ट होते हैं इंडियन गवर्नमेंट में. तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द सिस्टम, और वो ऐसा कहा जाता है कि वो एक नाम मात्र के हेड है सिस्टम के. और जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज सेड. तो दैट इज वाई ये थोड़े मोड़े डिफरेंसेस हैं. विल कवर इट इन डिटेल लेटर ऑन, बट दिस इज वन ऑफ द फीचर्स of constitution which has been envisaged by the constitution makers in our constitution. So moving on, there is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. अभी ऐसा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों होता क्या चीज़ है. अभी फॉर एग्जांपल सोवरेनिटी मतलब कोई भी चीज़, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज ऑटोनॉमस, जो अपने खुद के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद डिसाइड करते हैं और खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज सोवरेनिटी. एंड सुप्रीमेसी इज बेसिकली इट इज सुप्रीम, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है. तो देयर इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन इंडियन सिस्टम एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी एज वेल. अभी फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब जो पार्लियामेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉज इम्प्लीमेंट करता है, जो अमेंडमेंट लाता है, दोज आर बेसिकली वो एक पार्लियामेंट का एक ड्यूटी है, और नो वन कैन क्वेश्चन पार्लियामेंट इन दैट रिगार्ड. लेकिन अगर वो जो फीचर्स है उस बिल के या उस एक्ट के और उस अमेंडमेंट के, अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से इनवैलिड है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो कुछ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अगर वो उसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो कहना चाहते हैं उसके अगर स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है, तो तब जुडिशरी, जो इंडियन जुडिशरी है,
वो उसमें इंटरवीन कर सकती है, और जुडिशरी का जो एक डिसीजन होगा उसे सुप्रीम माना जाएगा। मतलब अगर जुडिशरी ने ये कह दिया कि वो डिसीजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलत है, तो उसे वॉइड करार दे दिया जाएगा, उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब जो जुडिशरी है उसका जो डिसीजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, तो वो एक सुप्रीम माना जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना, उसकी लीगैलिटी बरकरार रखना, ये जुडिशरी का it is one of the prominent features of Indian judiciary and its prominent role and responsibility. So that is what is meant by synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, and we'll see it with the help of examples in next lectures, in upcoming lectures, so do not worry about it. Moving on, there is integrated and independent judiciary. Now what do we mean by that? आपने सुना होगा, you must have heard about the district courts, the high courts, the supreme court, and by a general knowledge you must have, in some point of your life, you must have heard that somebody who has gotten some result in high court has been going to appeal to the supreme court. इसका मतलब क्या है कि जो इसका मतलब ऐसा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक हायरार्की में है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकदम टॉप लेवल पे होता है, और फिर बाकी के जो कोर्ट्स हैं, जैसे राइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज हाउ हायरार्की हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एंड इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, क्योंकि जो हायरार्की में है उनको बेसिकली सबऑर्डिनेट माना जाता है जो हायरार्की के ऊपर है उनसे। एंड जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। अभी हमने देखा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, अगर कोई अमेंडमेंट जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे जुडिशरी नल कर सकती है, एंड दैट इज हाउ independent judiciary is. It is said that Indian judiciary is very powerful. So moving on, fundamental rights. Fundamental rights is a very important part of the constitution, and if you are preparing for civil services तो आपको ये ध्यान में भी होने चाहिए। and there are in part 3 of the Indian constitution जो fundamental rights के बारे में बताता है। so fundamental rights are those rights which are fundamental, मतलब एकदम बेस पे है, and these are fundamental to existence of citizens। मतलब किसी भी सिटीजन के, किसी भी इंडियन सिटीजन के, और सिटीजन इन जनरल, एज द फंडामेंटल राइट इटसेल्फ मेंशंस, कि ये उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल। सो देयर आर वेरियस राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम आगे देखेंगे कि, और डिटेल में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली होता क्या है, एंड यू नो what are the important features in that, and how exactly do we exercise fundamental rights. आगे, directive principles of state policy. Directive principles of state policy has been जैसे हमने previously बताया था लेक्चर में, has been adopted from the Irish constitution. तो directive principles of state policy जो होता है, it basically guides the government and also the citizen about what is the right thing to do, and how exactly should they proceed in their lawmaking, in their governance, and various other factors. So that is what is directive principles of state policy, as the name itself suggests. So हम इसको आगे भी डिटेल में देखेंगे, जो डीपीएसपी का एक जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑब्वियसली विल सी दैट इन डिटेल। सो इट इज़ वन ऑफ द सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है फंडामेंटल ड्यूटीज। द स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज सेटअप, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जो हमारी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनका ऐसा मानना था कि जो लोग, पीपल आर अवेयर विद देयर राइट्स, सो व्हाई नॉट दे शुड बी अवेयर विद देयर ड्यूटीज। सो दैट इज वाई फॉर दैट स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज सेटअप, so to mention, to suggest what should be the fundamental duties. और ऐसा भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा कहा गया था कि दे शुड बी मेड पनिशेबल, बट दैट वाज नॉट द केस, कि ऐसा नहीं किया गया था, एंड विल सी दैट इन अपकमिंग लेक्चर, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट।
Another thing is a secular state. India is known to be a secular state and we are a thriving democracy. India is so diverse in its religion, in its culture, in its language and its customs. तो जो secular belief है, जो एक secularism है, मतलब considering not नॉट डिमिनिशिंग एनी रिलीजन पर से, या फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ नहीं करना इन अ वे, तो मतलब सब रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना इज अ सेक्युलर फीचर ऑफ द स्टेट एंड विल लुक इनटू इट. सो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि सब जो अडल्ट हैं उन्हें एक वोटिंग का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एंड आप ये जान के एक बड़ा खुश होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज जो थी, जो डिबेट होती थी, वहाँ पे सब लोग ने एक मत होके ऑल दोज यूनानिमसली सेड एंड एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर फीचर. उन्होंने ये एक फीचर एक्सेप्ट किया कि सबको एक वोटिंग का अधिकार होना चाहिए irrespective of their caste, their religion and their economic status in the society. उनको सबको एक मतदान का अधिकार होना चाहिए and that is what is meant by universal adult franchise. सिंगल सिटीजनशिप, इट इज़ वन ऑफ द की फीचर्स कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो या तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, या और इफ़ दे गो अब्रॉड एंड देन दे डिसाइड टू recuse them of Indian citizenship, so they only can be either citizen of India or the other state. They cannot be both at one time. और जैसे यूएसए में है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है कि एक उनके जो राज्य का भी होता है वो भी सिटीजनशिप होता है उनके, और एक यूएसए का भी सिटीजनशिप होता है. वैसे नहीं, इंडिया में बस एक सिंगल सिटीजनशिप है एंड दैट इज अबाउट इट. मूविंग ऑन, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं and we'll look into it, and you do not need to go in much details about what is independent bodies here itself, but as a matter of fact जो अलग अलग independent bodies है, constitutional, non constitutional, जो अपना अलग अलग रोल निभाते हैं, that are mentioned in the constitution. Sorry, the non-constitutional may not be mentioned, but yeah, the constitutional ones which are independent in their nature of work, those are mentioned in the constitution. So moving on, emergency provisions. Emergency provisions को एक ब्लॉट कहा जाता है. जो जो इमरजेंसी का टाइम था 1975 में इंदिरा गांधी के पीरियड में, उसे एक ब्लॉट की तरह कंसिडर किया जाता है. बट और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जो हु wrote the constitution, not wrote the constitution, but he was chair of the drafting committee of the constitution. So he basically said that emergency provisions should remain a dead letter, but that was not the case. he उसे एक exploit किया गया for maybe for the political motives, and there are various articles, article 352, article 356, 365, 359 and 360, which talk about how the emergency provisions, three different types of emergencies: external rebellion, internal rebellion and financial emergency. So how the provisions should be applied in these cases, that has been mentioned in the Indian constitution as well. So another one is three-tier government. So there were previously only two-tier governments formally, which is two-tier is central government, that is union government, and another one is state government. The third tier was introduced by the 73rd and 74th amendment in the constitution, and 73rd amendment introduced the Panchayati Raj system, and 74th obviously introduced the municipality system. So that is what is three-tier government that has been mentioned in the constitution. Moving on, cooperative societies. So cooperative societies, is a much ignored part, but that is very important. So since there are various people who tend to do business, for example कोई दूध का किसी का बिजनेस सेटअप करना चाहता है और उसको एक फॉर्मलाइज वे करना चाहता है, फॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स इन हैंडी एंड दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी is mentioned in the constitution and it is one of the salient features of constitution. So that is all about the salient features of constitution, and few criticisms are also there कि ये एक borrowed constitution है and it is said to be a carbon copy of 1935 act. we'll look into it कि how 1935 act कैसे important था constitution के लिए, but yeah, it is criticized as a carbon copy of 1935 act.
and it is said to be anti-Indian and against the spirit of India, and it is said to be an un-Gandhian constitution, and also it has an elephantine size, that because since it is a huge vast constitution, it is criticized as so. It is said to be paradise of lawyers, so and such that commoners, the layman who are not easily able to understand this, so these are some criticisms of constitution, and will look into what were the criticisms and why the criticisms were done. So that is all in this lecture, which mentions about the salient features of constitution. If you have any particular doubt, you can always mention that in the comment below, and I'll be very happy to answer. If you like the lecture, please do put a thumbs up, and please subscribe, and also if you can share, please do with those who really wish to learn about the silent feature of constitution. I'll be uploading lectures next up, so please stay connected, and thank you.